Hello everyone. So we are going to start today with the first chapter of standard 10th CBSE और वो है life processes. ठीक है. And इस chapter में this is one of the most important chapters of biology of standard 10th CBSE क्योंकि ये chapter बहुत सारे सब topics में divided है. That we will be talking about it. ठीक है. Already यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have written the chapter name and we are going to start today, right? So आज जो लाइफ प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी थोड़ा लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर टुडे, तो इसके लिए आज हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, राइट? लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, फिर उसमें अलग अलग तरीके के टाइप्स जो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के, जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आकर करते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स. ठीक है. सो इट्स क्वाइट अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, तो इसीलिए वी हैव डिवाइडेड इट इनटू सर्टेन सेक्शंस एंड सब टॉपिक्स. हमने उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है सो दैट इससे आपको भी कन्वीनियंट होगी चीजों को समझने में एंड ग्रास्प करने में, राइट? चलिए, तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो टर्म है लाइफ प्रोसेस, इसका मतलब होता क्या है. लाइफ प्रोसेसेस मीन्स व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ प्रोसेस. देखिए, लाइफ मीन्स लिविंग, राइट? सो प्रोसेसेस का मतलब होता है एनी एक्टिविटीज दैट इज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो एनी एक्टिविटी या एनी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर करता है इन आवर डे टू डे लाइफ, जो कि हमें ये एबिलिटी दे ताकि हमारी लाइफ सस्टेन हो पाए, जिसके बिना हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब हम जी ही नहीं सकते हैं, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. अगर मैं दूसरे टर्म्स में बताऊं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि व्हाटएवर द मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या होता है इसका? डेफिनेशंस आपको बहुत क्लियर रखने हैं एंड प्रिसाइज रखने हैं, बिकॉज यू पीपल आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो उसके लिए आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? तो हमने क्या डिस्कशन किया? हमने ये बोला लाइफ मीन्स व्हाट? लाइफ मीन्स लिविंग, एंड प्रोसेसेस का मतलब हो जाएगा एक्टिविटीज. नाउ व्हेन आई से एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज में जैसे कि मैंने एक टर्म यूज किया था, क्या? मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज. सो व्हाटएवर द मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज व्हिच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है. अब वो ऑर्गेनिज्म लिविंग, अब जैसे मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टाइप भी हो सकते हैं. जैसे अगर आप हमारे में देखोगे तो हमें कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम है, लेकिन अगर आप एक बैक्टीरिया को लोगे तो बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होता है, वो बहुत सिंपलेस्ट होता है, वो सिंगल सेल का बना होता है. तो एक बैक्टीरिया के अंदर में भी केमिकल रिएक्शंस अकर करते हैं और हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस अकर करते हैं. सो ऑल टुगेदर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जितने भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज को सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो कि बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगे, उनको हम लाइफ प्रोसेस कंसिडर करते हैं. ठीक है. सो वी कैन राइट द डेफिनेशन नाउ. इसका डेफिनेशन क्या होगा? सिंपल लैंग्वेज में तो हमने देख लिया, इस दो टर्म्स को तोड़ के स्प्लिट करके हमने देखा कि इसका मतलब क्या होता है. सो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दैट एनी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज taking place inside the body of any living organisms. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन. तो कोई भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होगा जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में अगर करेगा, उसको हम कंसिडर करते हैं एज लाइफ प्रोसेस, राइट? इज नोन एज, हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. So is known as
लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अगेन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज हैं। नाउ व्हाट डज दिस मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज मींस, इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का केमिकल रिएक्शन, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से हम बोलते हैं कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या ये ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इट इज बिकॉज ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस ओनली, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस या एक्टिविटीज के वजह से ना लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग बीइंग्स में आप देखोगे, नॉन लिविंग थिंग में आपको ये सारे मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज अकर नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले हो, सब में ये रिएक्शंस अकर करते हैं। राइट ना, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, आगे बढ़ते हैं, वो ये कि वो सारे केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हो जाएंगे या कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस के एक्टिविटीज होते हैं। राइट, सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटीज। कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि जिसको हम लाइफ प्रोसेसेस में इंक्लूड करते हैं। राइट, सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिनके बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सस्टेनेंस पॉसिबल नहीं है, एक्टिव लाइफ प्रोसेस के एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं या आप इसको एक तरीके से टाइप्स भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं, मोर कन्वीनियंट टू इट। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, इनके अलग अलग हैं सेगमेंट्स, तो हम इसको डिटेल में जानेंगे और पढ़ेंगे। राइट, सो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन, इसके अलावा होता है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज एक्सक्रीशन। आई होप ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं आप सबने सुना होगा। ठीक है, बिकॉज ये टर्म्स ऑलरेडी हम 6th-7th स्टैंडर्ड से सुनते चले आ रहे हैं। सो इट्स न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन को कहीं ना कहीं हम इसमें फूड ट्रांसपोर्टेशन से भी बोल सकते हैं या सर्कुलेशन वाले प्रोसेस से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देयर इज रेस्पिरेशन, ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन अगर हम सेपरेटली लेंगे तो सर्कुलेशन भी हम सेपरेटली कंसिडर कर सकते हैं, सर्कुलेशन हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाती है। सो ये जो मेन मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मेन जो 5 मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस के टाइप्स या एक्टिविटीज बताए, ये मेन वो 5 टाइप्स है जिसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसीलिए व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इज कि विदाउट ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस द सस्टेनेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, अगर एक बैक्टीरिया होगा उसमें ये 5 प्रोसेस होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को ले लोगे तो ह्यूमन बॉडी में भी ये 5 प्रोसेस होते हैं कहीं ना कहीं इंडिविजुअली। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट मेक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग। आप अगर नोटिस करो तो ये सारे एक्टिविटीज या टाइप्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलते हैं। राइट, सो ये हमने टाइप्स देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कैटेगरी। हम ना सबसे पहला जो कैटेगरी है लाइफ प्रोसेस का, विच इज न्यूट्रिशन, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ द सेक्शंस इन अ सेपरेट मैनर, बट आज हम जो शुरू करेंगे वो हम न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेपरेटली विद न्यूट्रिशन नाउ। ओके, चलिए न्यूट्रिशन की बात करते हैं।
नाउ न्यूट्रिशन होता क्या है? देखिए, बायोलॉजी में किसी भी चीज को अगर हमें जानना है तो इट इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म होगा या कोई भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वर्ड होगा ना, तो उसके बारे में थोड़ा हम एनालिसिस रखें, ठीक है। तो इस तरीके से ना जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं या जो सेगमेंट्स होता है ना, वो हमें फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। सिंस वी ऑल नो कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट ओनली लिविंग बीइंग्स, तो उन्हीं के बारे में क्योंकि हमें चीजें पढ़नी है, तो इट इज मोर और वे इन अ प्रैक्टिकल मैनर कि हम इन चीजों को और जान सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन सिंपली मीन्स टू इनटेक फूड। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को इनटेक करता है इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी टू द बॉडी और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी इन द बॉडी, उसको हम न्यूट्रिशन कंसिडर करते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सो वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन इज एज अ प्रोसेस of obtaining food in order to get energy in our body. Simple, ठीक है। सो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, जिसके थ्रू हमारे सीधी सी बात है, खाना हम इसीलिए खाते हैं कि जिसके थ्रू हमारे बॉडी में एनर्जी मिले। बिना एनर्जी के हम कोई भी एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर, ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम फूड को ऑब्टेन करेंगे एंड अल्टीमेटली हमें हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? How we are going to get this nutrition? So the question comes up, how we will get nutrition? हम न्यूट्रिशन कैसे पाएंगे, ठीक है। तो आंसर तो ऑलरेडी आपका डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया हुआ है, that we will be getting nutrition via food, ठीक है। So the answer is nutrition is obtained via food. Now, यहां पे जो मेन चीज आ गई वो होगी हमारी फूड, ठीक है। अच्छा, नाउ फूड जो होता है, वी ऑल नो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, हम खाना अलग अलग तरीके का खाते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, जो लंच होता है, डिनर होता है, एंड आप सभी ने सुना होगा एक टर्म के बारे में, और उस टर्म को बोला जाता है, फूड के टर्म्स में जो कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट, राइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जिसमें आपको हर तरीके का जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिले, ठीक है। और जो 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे लाइफ के लिए और हमारे बॉडी के लिए, उसके फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को पता है, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स नाउ। सो न्यूट्रिशन हमें फूड से मिला, एंड फूड जो होता है वो क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, सिंपली, ठीक है। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स वी आर, अच्छा एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यूट्रिएंट्स आपको सिर्फ एज जनरल डाइट या जनरल फूड से नहीं मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट लेने के लिए, हर न्यूट्रिएंट को लेने के लिए वो न्यूट्रिएंट के 5 टाइप्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, एंड बैलेंस डाइट में जिसको इंक्लूड किया जाता है। तो क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है फूड, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एक्चुअली अवेलेबल इन अ बैलेंस्ड डाइट। ये आपको बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिलता है, क्लियर है? अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? जैसे मैंने आपको बताया, सो बैलेंस डाइट इज अ होलसम मील, एक ऐसा मील जिसमें आपको ऐसे पोर्शंस हो, ऐसे कंपोनेंट्स हो फूड के, न्यूट्रिएंट्स के, जो आपको एनर्जी भी दे,
जो आपके बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करे, जो आपको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करे, मतलब डिफेंसिव फूड का भी काम करे, फैट स्टोरेज का भी काम करे। ऑल दिस थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन दैट डाइट। तो इसीलिए ऐसे डाइट को हम नॉर्मल डाइट नहीं बोलते हैं, हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्यों बैलेंस डाइट बोलते हैं? क्योंकि उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट? सो वी कैन डिफाइन अ बैलेंस डाइट is a diet containing all essential nutrients। essential का मतलब होता है जरूरी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। so all the essential nutrients of a food। तो ये चीज होती है। Now what are those essential nutrients? अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। Now you might have heard regarding carbohydrates. You people might have heard regarding fats, proteins, vitamins and minerals. तो एक बैलेंस डाइट में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट essential nutrients मिलते हैं, ठीक है? तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि essential nutrients कौन कौन से होते हैं। So essential nutrients of a balanced diet। Right? Now, essential nutrients of a balanced diet में there are 5 different types of essential nutrients। Now, the first one is considered to be as carbohydrates। आप सभी ने सुना भी है, carbohydrates हो जाएंगे। Now the second important essential nutrients are proteins। The third one are the fats। The fourth one are the vitamins and the fifth one are the minerals। ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे 5 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए जो किसी भी आपको बैलेंस डाइट में मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि डाइट में और बैलेंस डाइट में डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं है कि डाइट में आपको सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड मील ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो उसमें आपको ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट? अच्छा, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसिडर्ड टू बी, थोड़ा ही इसके बारे में हमें थोड़ा ही जानने की इसमें जरूरत है। एंड यू पीपल माइट हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 6th और 7th इटसेल्फ कि कौन से इसमें एनर्जी वाले फूड होते हैं, कौन से फूड आपको यू नो बॉडी बिल्डिंग वाले फूड होते हैं, कौन से फूड आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज द एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कंसिडर किया जाता है एज एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट वी कैन से। ठीक है, ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होता है। ठीक, जैसे यूजुअली अगर आप देखो तो यू कैन फाइंड पोटैटोज जो होते हैं या जो राइस होता है दैट कंटेन स्टार्च एज वेल, ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट? प्रोटीन्स को जब हम कंसिडर करते हैं, प्रोटीन्स आर नोन टू बी द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, इनको हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट या फूड में कंसिडर करते हैं, फूड और न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स तो आपको पता ही है कि मार्केट में कितने सारे प्रोटीन शेक्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग फॉर्म के प्रोटीन्स होते हैं। जो पर्सन जैसे जो जिम जाते हैं या जिनको बॉडी बिल्डिंग करना होता है, तो यूजुअली जो उनके ट्रेनर्स वगैरह होते हैं उनको वो प्रोटीन जो पाउडर वगैरह होते हैं वो कंज्यूम करने को बोलते हैं, बिकॉज दोज आर कंसिडर्ड टू बी मसल बिल्डिंग। वो मसल को बिल्डअप में क्योंकि हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड या न्यूट्रिएंट में कंसिडर किया जाता है। पल्सेस के वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस अगर मैं कंसिडर प्रोटीन्स के वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस अगर मैं बोलूं तो चिकन इज वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेज में आइटम्स में देखेंगे तो जितने भी हम पल्सेस या लेंटिल्स को कंज्यूम करते हैं,
फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सारे के सारे प्रोटीन्स के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैट्स, फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स जो होते हैं, अगेन फैट्स आर ऑल्सो दी एनर्जी गिविंग फूड, ये भी एनर्जी गिविंग फूड में ही आता है, ठीक है। नाउ द डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इसके थ्रू जो एनर्जी मिलती है और इसके थ्रू जो मतलब फैट्स के थ्रू जो एनर्जी मिलती है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू जो आपको एनर्जी मिलती है ना, वो इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। दैट मीन्स जब आपके बॉडी को तुरंत एनर्जी की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स ले लेते हैं, जैसे बनाना वगैरह खा लिया या ऐसा कुछ ऐसा सोर्स खा लिया जो तुरंत आपके बॉडी को एनर्जी दे, राइट। बट फैट्स जो होते हैं, फैट्स क्या करते हैं कि ये आपके बॉडी को धीरे 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 ऑल थ्रू आउट द डे ये आपके बॉडी को एनर्जी देते हैं। दैट मीन्स पूरे दिन में या पूरे रात तक अगर हमारी बॉडी एक्टिविटी करती है तो उसका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो फैट्स के थ्रू होता है। एंड इन केस अगर एक्सेस फैट होता है तो वही एक्सेस फैट फिर अल्टीमेटली आपको पता ही होगा कि वो स्टोर भी हो जाता है। तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि सो ऑल दीज आर द थिंग्स। नाउ जो नेक्स्ट आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ना, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज डिफेंसिव न्यूट्रिएंट और फूड। ये डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स या फूड सप्लीमेंट्स में आते हैं। रीजन बीइंग, जैसे हमारे बॉडी को किसी भी तरीके की अगर बीमारी हो जाए, जल्दी अगर बीमारी हो, जैसे कोई इंसान बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली बीमार होता है, या कोई इंसान काफी हेल्दी रहता है, वो बीमार जल्दी नहीं पड़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको अलग अलग तरीके के विटामिन पता ही है। विटामिन भी जैसे कि अगर आप देखोगे तो दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एक एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सो देयर इज विटामिन ए, बी, सी, डी, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है उनकी एंड अलग अलग उसके सोर्सेज होते हैं। मिनरल्स ऑन द अदर हैंड, द मिनरल्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल सिग्नलिंग प्रोसेस इन योर बॉडी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो मिनरल्स जब मैं बोल रही हूँ तो मिनरल्स का मतलब क्या, आयन्स जितने भी होते हैं वो सारे आयन्स इंक्लूड हो जाएंगे। इट कैन बी पोटेशियम आयन, इट कैन बी प्रोटॉन्स, और इट कैन बी क्लोराइड आयन्स, इट कैन बी मैग्नीशियम आयन्स। डिफरेंट तरीके के जो मिनरल आयन्स होते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में, ठीक है। So this was all about the essential nutrients that are found in a balanced diet. ठीक है। Next lecture में we will be discussing regarding the types of nutrition. आज हमने ये basics पढ़ा कि life process क्या होता है, life process के activities क्या होते हैं, and nutrition क्या होता है, nutrition के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, food में क्या क्या important essential nutrients होते हैं. We have gone through all those important things. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट, राइट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी हैव स्टार्टेड विद द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। एंड लाइफ प्रोसेस में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में वी हैव सीन कि किस तरीके से लाइफ प्रोसेसेस के जो एक्टिविटीज हैं वो अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं। एंड उसमें वी हैव स्टार्टेड विद द न्यूट्रिशन वाला पार्ट, हमने न्यूट्रिशन से शुरू किया था। एंड न्यूट्रिशन में भी फिर हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड देन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो उनको यूनिक बनाते हैं, एंड डिफरेंट उसके कैटेगरीज हमने देखे थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द न्यूट्रिशन वाला पार्ट इटसेल्फ, न्यूट्रिशन से ही हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कि जो न्यूट्रिशन है उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आज का हमारा टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन की टाइप्स की जब हम बात करते हैं, सो कैटेगोरिकली जब हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं जो उनको यूनिक बनाता है ना। एक जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप सभी ने ये चीज बहुत पहले भी सुनी होगी, ठीक है, बट वो बहुत प्रिलिमिनरी लेवल की चीजें थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब आप 10th स्टैंडर्ड में है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक इन डेप्थ बोलते हैं कंटेंट, क्योंकि आपको जानना है, तो इन डेप्थ एनालिसिस होनी आपकी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए दो तरीके के मेजॉरिटी अगर या कैटेगोरिकली अगर हम देखें तो दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, एक जिसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और दूसरा जिसको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, so we can say two types here. So the one is called the autotrophic nutrition and the second one is called the heterotrophic nutrition, ठीक है। अच्छा, नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाएगा? अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि बायो में क्या करना है, हमें वर्ड्स को स्प्लिट करके जानने की कोशिश करनी है कि उसकी मीनिंग क्या है, राइट। सो हियर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से क्या कर पाए, खाना बना पाए। ट्रॉफिक का मतलब हो जाएगा, यू कैन से एनी लेवल, या खुद से जो अपना सेल्फ फीडिंग कर पाए। So self feeding. So any organism which is able to self feed itself, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर पाए और खुद का ही यूटिलाइजेशन कर पाए एंड अल्टीमेटली वो दूसरे को भी प्रोवाइड करे वो खाना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कहीं ना कहीं इसका जो डेफिनेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के टर्म्स में हम डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms prepare बोल सकते हैं आप, या synthesize भी बोल सकते हैं। So in which organisms prepare or synthesizes their own food। तो ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं और ये सेल्फ फीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक लाइन जो, क्योंकि हम हायर स्टैंडर्ड से डील कर रहे हैं, तो एक और सेंटेंस जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो ये कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड फूड, ठीक है। तो इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि एंड आर नॉट डिपेंडेंट on any organisms for their food and survival। तो मतलब अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खाने के लिए उनको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस शो करते हैं, जो आई गेस आपको अभी तक पता भी चल चुका होगा मैं किस टर्म की बात कर रही हूँ या मैं किस प्रोसेस की बात कर रही हूँ, जो कि हम अभी डिस्कशन में भी लाएंगे उसको, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आल्सो एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल फैक्टर। ये चीज हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रॉपर डेफिनेशन। नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो हेटेरो का मतलब हो जाएगा डिफरेंट। दैट मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होंगे अपने फूड एंड सर्वाइवल के लिए। वो खुद से खाना नहीं बना सकते, इसके लिए उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी शो करनी पड़ती है।
राइट? सो यहां पे क्या हो जाएगा डेफिनेशन? सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms can't prepare their own food and dependent on other living organisms for food and survival. तो मतलब अपने सर्वाइवल एंड फूड के लिए ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? सो दिस कंप्लीट्स द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है? अच्छा, नाउ जो अब इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये हो जाएगा कि ये जो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको एक नाम से जाना जाता है और इसलिए उनको हम बोलते हैं एज ऑटोट्रॉफ्स या उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है? यूजुअली इसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यूट्रिशन बताया हुआ है, तो ऑर्गेनिजम्स जब मैं आपको बताऊंगी तो उसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी। सो वी ऑल नो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो शो करेगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ बोलेंगे या प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दूसरे को खाना बना के दे रहे हैं। अपने लिए तो जो खाना बना के रखते हैं वो थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं, एंड साथ में वो सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वो दूसरे को खाना बना के प्रिपेयर करके देते हैं। And since they produce it, that's why they are called producers of the nature or ecosystem. On the other hand, जो heterotrophic nutrition show करते हैं organisms, उनको heterotroph बोला जाता है या consumer बोला जाता है, ठीक है? कंज्यूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते, उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कंजम्पशन का होता है। मतलब जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसको बस उनको यूटिलाइज करना है, कंज्यूम करना है। That's why they are also considered to be as consumers. ये टर्म्स आपको अलग अलग जानने बहुत जरूरी है क्योंकि somewhere or the other इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है या मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है, और उस एरर को अवॉइड करने के लिए आपको ये टर्म्स जानने बहुत जरूरी है, ठीक है? सो द अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट वी कैन हाईलाइट इज कि तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाएगा जो कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, वो हो जाएगा दैट सच ऑर्गेनिजम्स शोइंग autotrophic nutrition is called, उसको हम बोलते हैं एज ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स, राइट ना? हेटरोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉफिक का जो मेन डिफरेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा दैट ऑर्गेनिजम्स शोइंग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉफ्स वी कैन से। सो सच ऑर्गेनिजम्स are called heterotrophs or consumers, right? ये चीज हो जाएगी ना। ये मेन डिफरेंस हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या आते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यू ऑल नो कि इस पूरे इकोसिस्टम में अगर मैं बोलूं या इस पूरे प्लैनेट में अगर मैं बोलूं तो देयर इज ओनली फ्यू कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो खुद से खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आता है प्लांट का। दैट मीन्स प्लांट्स कैन शो फोटोसिंथेसिस, and through the process of photosynthesis only
ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्लांट्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वी कैन से, राइट। सो यहां पे हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करेंगे तो हियर इट विल बी ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना। अब जब मैं प्लांट्स बोलूंगी तो उसमें सारे कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे, लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, लैंड प्लांट्स सब आ जाएंगे। बट जो प्लांट्स में भी जो यूनिकनेस आता है वो होता है जितने भी एल्गी वाले कैटेगरी होते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादा स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो इसमें एल्गी वाला कैटेगरी भी आ जाएगा, है ना। एंड एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बहुत सारे प्लांट्स की कैटेगरी होते हैं। तो जो मेन हो जाएगा वो फोटोसिंथेटिक एल्गी हो जाएगा एंड व्हाटएवर द लैंड प्लांट्स व्हिच आर देयर, ये प्लांट्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस bacteria is also some bacteria is also photosynthetic in nature, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो खुद से खाना बना सकते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। सो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको शॉर्ट में बीजीए बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये एक बैक्टीरिया का कैटेगरी होता है जिसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर सुना होगा आपने तो नॉस्टॉक आता है, एनाबीना आता है, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। हाउएवर दैट इज नॉट देयर इन योर कोर्स राइट नाउ, सो यू जस्ट नीड टू नो द एग्जाम्पल्स। तो साइनोबैक्टीरिया और ये सारे आ जाएंगे। इसके अलावा पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कराते हैं, अलग अलग होते हैं। बट मेन जो एग्जांपल्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे ऑटोट्रॉफ का बता दिया। नाउ कंज्यूमर्स की बात करते हैं। तो कंज्यूमर्स में जब हम एग्जांपल्स लेंगे ना, तो कंज्यूमर्स में यू ऑल नो कि ऑब्वियसली इनको छोड़ करके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे कंज्यूमर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब उन कंज्यूमर्स में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो भी आ जाएगा, प्रोटोजोअन्स के कैटेगरी भी आ जाएंगे, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। आप एक स्टारफिश को ले लीजिए, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स, चाहे वो इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, कोई भी हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपका सारा का सारा कंज्यूमर्स में चला आएगा। सो इसमें एग्जांपल्स में बैक्टीरिया आएगा, देन देयर इज अमीबा, पैरामीशियम, then you can say all animals. Now when I say all animals, तो इन सारे एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स बोथ। इनवर्टिब्रेट्स अगर आपको पता होगा तो मैं बता दूं, तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसे एनिमल्स हो जाएंगे दैट लैक्स नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलता, या वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो नहीं मिलती है उनमें। व्हाइल वर्टिब्रेट्स दे हैव द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए उनका नाम वैसा रखा गया है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स और ये सब हो जाएंगे, ये आपके कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ में आ जाता है, ठीक। नाउ ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो उनके ऑर्गेनिजम्स जब हम देखते हैं ना, तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो वो मैं आपको थोड़ा बताती हूं, और वो ये हो जाएगा ओके। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कि अगर हम टाइप्स देखें कि ऑटोट्रॉफ में भी दो टाइप होता है। एक वो टाइप होता है जो कि डायरेक्टली लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करा के फूड बनाता है, और एक वो टाइप होता है जो लाइट एनर्जी को नहीं यूज करता, रादर देन वो केमिकल एनर्जी को यूज करता है। वो केमिकल्स जो होते हैं
वो उनको ऑक्सीडाइज करा के, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करा के अपनी एनर्जी गेन करता है। सो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब हम देखते हैं तो ये दो तरीके का होता है। देयर इज यूजुअली टू टाइप्स, ठीक है। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, and the second one is called chemosynthetic autotroph। तो ये दो होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ होंगे, दिस सिंपली मींस ये लाइट एनर्जी को यूज करेंगे और अल्टीमेटली उसी से ये फूड बनाएंगे। सो दीज ऑर्गेनिजम्स converts light energy into chemical energy। तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यूज करते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनमें एबिलिटी है कि ये क्लोरोफिल के ही पिगमेंट्स को यूटिलाइज करके फूड बना लेंगे, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड जब हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं, so these organisms they basically oxidize the inorganic chemicals and obtain energy from it। इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है एंड देन अल्टीमेटली वो एनर्जी यूटिलाइज होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हो that these organisms converts light energy into chemical energy and ultimately produces ATP। एटीपी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है यहाँ पे, जो कि जिसको हम दैट एटीपीज को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो होता है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्मिक बॉडी के सेल में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ होंगे तो ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को। सो दीज ऑर्गेनिजम्स oxidizes chemical compounds, right? Now when I say chemical compounds, तो वो chemical compounds usually inorganic compounds होते हैं, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब हो जाएगा, ठीक है। So they oxidizes chemical compounds or inorganic nutrients to obtain energy। So the examples will be nitrates, phosphates, sulfates, etc। तो ये होते हैं, ठीक है। So we have seen the types of autotrophic nutrition now। अब हम देखेंगे heterotrophic nutrition के types, ठीक है। जिस तरीके से दो इनकी कैटेगरी हो गई, now we are going to discuss regarding the heterotrophic nutrition। Okay, so types of heterotrophic nutrition is also very unique, rather I can say, and इसमें कैसा होता है कि इसमें अलग अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है जो इनको यूनिक बनाती है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, इसकी बात करते हैं। सो कैटेगोरिकली अगर हम देखें तो तीन है, लेकिन एक जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। जो यूजुअली आपको किसी टेक्स्ट बुक में हो सकता है मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। बट वी विल बी डिस्कसिंग दैट इंपॉर्टेंट वन इन द लास्ट पार्ट। एंड जो मेन कैटेगरीज है, जो मेन टाइप्स है, वो यूजुअली 3 टाइप्स होते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 टाइप्स लेके चलेंगे, बट मैंने सिर्फ टाइप्स ही मेंशन किया, मैं उसके नंबर यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं कर रही, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है हेटरोट्रॉफिक में, वो होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आप बोल सकते हो, ठीक है। सैप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं
और सैप्रोफिटिक भी बोल सकते हैं। ये होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपने बैक्टीरिया और फंजाई का नाम सुना होगा, है ना। एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खा सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म और द न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है वो प्लांट का भी हो सकता है, वो एनिमल का भी हो सकता है। So that's why it is considered to be as saprophytic nutrition. So it is the nutrition obtained by feeding on dead and decaying matter of living organisms या of plants and animals also आप बोल सकते हो, rather of plants and animals. The main important term here is dead and decaying matter पे ये फीड करेंगे तभी इनको न्यूट्रिशन मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका एग्जाम्पल आप लोग, जैसे मैंने बताया कि आप लोग ये सब सुनते आ रहे हैं, बहुत पहले से भी सुना भी होगा नाम। तो इसमें इंक्लूड होता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स के जो कैटेगरीज होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इनमें इंक्लूड होता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोटोजोअन्स में ही अमीबा, पैरामीशियम और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। सो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कंसिडर करते हैं एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स। सो वी कैन से दैट such organisms are called, इसको हम कंसिडर करेंगे एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजर्स, क्योंकि इनके बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। एंड डिकम्पोजर्स इसलिए क्योंकि ये डिकम्पोजिशन कराते हैं। दैट मीन्स अ प्रोसेस जिसमें ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करके उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में, सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी हो गया वो हो गया सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज कंसिडर्ड टू बी एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगेन ये भी कभी ना कभी आपने सुना ही होगा, मुझे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो व्हाट इज नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन? नाउ अब ये न्यूट्रिशन ना बहुत यूनिक है। ये न्यूट्रिशन इसलिए यूनिक है क्योंकि इस न्यूट्रिशन में दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है जो कि इंट्रिकेट मैनर में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज अ पैरासाइट एंड द अदर इज कॉल्ड एज होस्ट, ठीक है। सो इट इज अ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो पैरासाइट होता है ना वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, मतलब जो होस्ट होता है उसके बॉडी पे रिसाइड करता है और वहीं से वो धीरे 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 क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता चला जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं। ये जो न्यूट्रिशन पैरासाइट होस्ट के बॉडी से लेता है ना, ये दो तरीके से लेता है। या तो होस्ट के बॉडी के सरफेस पे रहता है
या तो वो उसके इनसाइड में रहता है, ठीक है। तो अगर होस्ट के बॉडी के सरफेस पे कोई पैरासाइट मिलता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज एक्टोपैरासाइट, मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट। वाइल ऐसा कोई पैरासाइट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, मतलब जो उसका होस्ट बॉडी है, उसके अंदर में अगर मिलेगा तो उसको हम एंडोपैरासाइट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं सुना होगा आपने, एग्जांपल्स भी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज अ न्यूट्रिशन in which parasite just a second, in which a parasite resides on the host body and derives nutrition from it। तो पैरासाइट जो होगा यहाँ पे, जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये कि पैरासाइट विल बी रिसाइडिंग ऑन द होस्ट बॉडी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस रेसिडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो रेसिडेंस होगा ये दो तरीके का होगा, या तो सरफेस पे हो सकता है या तो होस्ट बॉडी के अंदर में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो यूजुअली पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है या जो पैरासाइट्स होते हैं उनके भी टाइप्स हम यहीं पे बात कर लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की जब हम बात करेंगे तो वो होता है दो टाइप का, क्लियर। नाउ वन जिसको हम बोलेंगे ectoparacyte and the other is called endoparasites। तो ecto का मतलब ही होता है सरफेस पे, ठीक है, और एंडो का मतलब हो जाएगा इंटरनल, ठीक है। so this parasite resides और feeds, reside को आप feed भी बोल सकते हो, दोनों टर्म आपके लिए जो भी अप्रोप्रिएट होगा। so parasite resides और feed on the body surface of host। दैट मीन्स ये एक्सटर्नल पैरासाइट है, यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स आप सभी को कहीं ना कहीं सुना भी होगा और पता भी होगा, आई होप यू नो इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टोपैरासाइट्स में मस्किटोज आते हैं, जो मस्किटोज ह्यूमन बॉडी में आके बैठते हैं एंड दे सक द ब्लड, तो मस्किटोज आ जाएगा। देन देयर इज लीच on the human body or any animal body। okay, so ये जो ectoparasites होते हैं they reside on the surface of the host body। तो इसमें जो examples होते हैं that will include mosquitoes, जो ticks मिलते हैं dogs में या cats में वो include होते हैं, then the leech which is found on the surface of any living organisms, ठीक है। तो इसमें हम examples क्या क्या mention करेंगे? So examples will be ticks on dogs, lice on human head, then leech हो जाएगा, एंड देन जैसे मैंने आपको बताया मस्किटोज को भी कहीं ना कहीं हम एक्टोपैरासाइट्स में कंसिडर कर सकते हैं, एंड देयर आर वेरियस एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट पार्ट। एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो जैसे कि वो एक्टोपैरासाइट एक्सटर्नल है तो एंडोपैरासाइट क्या हो जाएगा? ये इंटरनल पैरासाइट होगा, दैट मींस ये इनसाइड मिलेगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट पैरासाइट्स
found inside the body of host organisms. ये अंदर मिलता है. That means one of the best example जो होता है वो हो जाएगा आपका टेपवर्म. जैसे टेपवर्म जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है. इसके अलावा कुछ यूजफुल बैक्टीरिया मिलते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो द एग्जांपल्स विल बी टेपवर्म in human intestine. Then E. coli करके एक बैक्टीरिया होती है, शायद आप ये पहली बार सुनोगे, बट दिस इज अ वेरी यूजफुल बैक्टीरिया जो स्टमक में मिलता है. सो E. coli is a bacteria in stomach. ठीक है. तो ये हो गया हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड द टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स दैट वी हैव सीन इन अ डिटेल वे. नाउ द थर्ड कैटेगरी जो कि इंपॉर्टेंट होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में इनफैक्ट डिटेल में भी पढ़ेंगे, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो आपने शायद पहले भी सुना होगा. ठीक है. सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज कंसिडर्ड टू बी, जस्ट अ सेकेंड, is called holozoic nutrition. Now, holozoic nutrition का मतलब क्या होता है? होलो का मतलब होता है होल. दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो पूरी तरीके से फूड को इंजेस्ट कर ले या कंज्यूम कर ले, गल्प कर ले, उसको हम बोलते हैं एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग द इंजेशन ऑफ फूड. राइट. तो इसमें हो जाएगा अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग इंजेशन ऑफ फूड. ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है. आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा ये फैक्ट को जानने में कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक तरीके का एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपको सिंपल ऑर्गेनिजम्स में भी मिलता है, कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में भी मिलता है, और हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी, उसमें भी आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. ठीक है. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल होता है वो ये हो जाएगा दैट इट इज फाउंड इन अमीबा, जो कि एक यूनिसेल्यूलर सोचिए ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें मिलता है ये. ठीक है. देन उसके बाद ह्यूमंस, इनमें भी मिलता है. मतलब एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक सब में, जितने भी और भी दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी आपको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है. सो दीज आर ओनली द सर्टेन एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. नाउ स्टेप्स यहां पे मैं आपको बता देती हूं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, लेकिन ये जो डिटेल में हमें जो स्टेप्स पढ़ना है वो हम उसका एक सेपरेट लेक्चर लेंगे और उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है. तो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जब हम कंसिडर करते हैं, ये बहुत ही सीक्वेंशियल है और आपको इसी स्टेप्स को एकदम सीक्वेंस में ही ध्यान रखना है. सो टोटल 5 स्टेप्स हैं जिसमें पूरा का पूरा ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो क्लासिफाई किया गया है. राइट. सो दोज आर बेसिकली, द फर्स्ट वन इज ingestion, the second one is digestion, the third one is
absorption, the fourth one is assimilation, and the fifth one is excretion, जिसको हम इजेशन भी बोलते हैं। सो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन और इजेशन हो जाएगा। इसकी डिटेलिंग्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, राइट। सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी। अब ये तीन तो मेन थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक और स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है जो कि कहीं ना कहीं आपको इस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मिलती है, जो उसको यूनिक बनाती है, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल कैटेगरी which you might actually not find it in your normal textbooks। तो नेक्स्ट कैटेगरी होती है जो हम लेंगे, वो फोर्थ कैटेगरी, उसको हम बोलते हैं एज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सो दैट्स कॉल्ड एज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। नाउ ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है ना जो बहुत यूनिक है, बहुत ही इंट्रिकेट आप बोल सकते हो या म्यूचुअलिस्टिक होता है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कि उनका काम होता है एक दूसरे को बेनिफिट करना, ठीक है। जैसे पहला ऑर्गेनिज्म जो होगा, जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, तो पहला ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट करेगा इन सम मैनर, एंड द सेकंड ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिटिंग द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन सम और द अदर मैनर, राइट। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक का मतलब होता है टू हैव अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन, और टू शेयर अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट्स अ न्यूट्रिशन which involves mutualistic relationship between two organisms। ये टर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। So it's a nutrition which involves mutualistic relationships between two organisms। इसको अगर मैं दूसरे टर्म्स में डिफाइन करूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा that means both organisms will be benefiting each other। That means both interacting organisms will be benefiting each other। ये एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे, राइट। अब कैसे, उसका भी एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताती हूं। नाउ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अ सिम्बियोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और आप बोल सकते हो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, इज लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें जो दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंजाई, ठीक है। सो लाइकेन इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक और म्यूचुअलिस्टिक आप बोल सकते हो, relationship between algae and fungi। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये की टर्म्स हैं इसके लिए, राइट। सो एल्गी और फंजाई एक दूसरे से कैसे बेनिफिट करते हैं? एल्गी जो होता है वो फूड प्रिपेयर करेगा फंजाई के लिए, एंड फंजाई इन रिटर्न विल बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द एल्गी, ठीक है। सो हियर एल्गी, एल्गी यहां पे जिस एल्गी की मैं बात करूं, सो दैट्स एक्चुअली द ग्रीन एल्गी।
So algae prepares food for fungi and fungi provides shelter to algae. So सीधे हो गया, हिसाब किताब एकदम बराबर। एल्गी बोला कि चलो ठीक है मैं तुमको खाना बना के दे देता हूं, तो फंजाई क्या बोला कि चलो इन रिटर्न मैं तुमको क्या दे रहा हूं, शेल्टर दे देता हूं। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर दिए, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है वो माइकोराइजा का होता है। माइकोराइजा यूजुअली आपको हायर स्टैंडर्ड्स में सुनने को मिलेगा। माइकोराइजा इज बेसिकली अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। वो फंजाई और हायर प्लांट के रूट्स के बीच का एसोसिएशन उसको कंसिडर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि फंजाई जो होता है वो यूजुअली कहीं ना कहीं हेल्प करता है रूट्स की, सो दैट वो उसका लेंथ एक्सटेंड हो जाए और वो न्यूट्रिशन ले ले। एंड इन रिटर्न रूट्स जो होते हैं वो फंजाई को शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। दो आपके कोर्स इन टेक्स्ट बुक में क्योंकि लाइकेन का ही एग्जांपल मेंशन है, सो वी विल बी कीपिंग इट टिल हियर। हाउएवर आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग माइकोराइजा एज वेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हमने पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे देख लिया और कंप्लीट कर लिया। अब जो लास्ट सेगमेंट इसमें बचता है बताने को वो ये होता है कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बताए कि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है, उसी तरीके से हेटरोट्रॉफ्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स अगर हम कंसिडर करें तो अलग अलग तरीके के आपको हेटरोट्रॉफ्स मिलते हैं। सो हेटरोट्रॉफ्स जो होता है इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ हर्बीवोर। तो जो सबसे पहला लेवल होता है वो हर्बीवोर्स का होता है। हर्बीवोर्स आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइमरी लेवल के होते हैं, और ये यूजुअली किस पे कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे कंज्यूम करते हैं। सो दैट्स व्हाई हर्बीवोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम वाले चैप्टर में या साइकोलॉजी में कभी पढ़ा होगा तो सुना भी होगा। तो मैं जस्ट आपका एक तरीके से ब्रशन अप कर दे रही हूँ, वट एवर द थिंग्स जो कि आपने टर्म सुने हुए हैं, ठीक है। तो टाइप्स में देयर इज हर्बीवोर्स और कंज्यूमर्स, तो उसका एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी पता है। इसमें आपका डियर आता है, रैबिट आते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स आ जाएंगे इसमें, राइट। नेक्स्ट जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर का। सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं इनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कार्निवोर्स में भी ना आप देखोगे तो लेवल्स डिपेंडिंग अपॉन कि किसी भी इकोसिस्टम में कितना ट्रॉफिक लेवल है या कितने लेवल्स हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रॉफिक लेवल और ऑफ द इकोसिस्टम वी कैन से अलग अलग जो होती है इसकी कैटेगरीज होती है। तो इट कैन बी सेकेंडरी, इट कैन बी टर्शरी, इट कैन बी एनी अदर कैटेगरीज एज वेल। तो ये कार्निवोर्स हो जाएगा। एंड द थर्ड कैटेगरी जो इसमें आएगा, तो इसमें यूजुअली आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपने अलग अलग इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो उसमें आप देखोगे तो देयर विल बी लायन, टाइगर या बेबी वुल्फ, ये सब आ जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो उसमें अलग कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। तो बेसिकली मेरा बताने का पर्पस यही है कि हमें जस्ट टाइप्स जानना है, ठीक है। एंड देन आपका टर्शरी कंज्यूमर आता है। टर्शरी कंज्यूमर अगेन ये आपका ओमनिवोर्स में आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा देयर इज टॉप कंज्यूमर्स आल्सो। टॉप कंज्यूमर भी ओमनिवोर में आता है। तो यूजुअली कोई भी इकोसिस्टम में बहुत ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते, लिमिटेड ही ट्रॉफिक लेवल्स होते, बट जब हम कैटेगरीज देखते हैं तो हर्बीवोर्स हो जाएगा। सबसे पहला तो जो था कैटेगरी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई भी इकोसिस्टम प्रोड्यूसर से ही शुरू होती है। तो सबसे पहला तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला प्रोड्यूसर ही हो जाएगा।
दूसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर, देन देयर इज सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे फीड करते हैं। ये जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स पे फीड करते हैं। और ये वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं, ओमनिवोर्स। ठीक है, तो ये these are basically the different types of heterotrophs which are usually found in your nature. So this is all about the categories that we have seen. ठीक है, इसके अलावा यहां तक न्यूट्रिशन में हमने अभी तक जो न्यूट्रिशन में देखा वो हमने यही देखा कि न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज न्यूट्रिशन के बिना हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। एंड अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन हमने ये भी देखा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये किस तरीके से बैलेंस डाइट में हमें मिलते हैं फूड में। एंड अल्टीमेटली टाइप्स में हमने बहुत डिटेल में चीजें देखी कि दो तरीका होता है, दो टाइप्स होते हैं, वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द अदर इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया, टाइप्स भी बताए, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या एग्जैक्टली। देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वी हैव सीन द कैटेगरीज, द कैटेगरीज वेरी स्पेसिफिकली कि सैप्रोफिटिक होते हैं या सैप्रोट्रॉफिक होता है। देन देयर इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एज वेल, एंड इसके अलावा होलोजोइक होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन एज वेल, एंड टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स भी हमने कंसिडर किए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स टिल नाउ। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन डिटेल। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिटेल्स में जो हम देखेंगे वो है पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, एंड वी विल आल्सो बी स्टडिंग अबाउट सर्टेन डायग्राम्स, कुछ डायग्राम्स, कुछ पिक्चर्स, एनालिसिस, वो भी हम करके देखेंगे कि एग्जैक्टली ये फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नेचर में आकर कर रहा है, एंड वेयर एग्जैक्टली इज द सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि हमें, जिसके बारे में जानने की हमें जरूरत है। ठीक है, so this is all about for the today's lecture. Let's connect and join in the next lecture. Thank you.